नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए लेक्चर होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को कवर करके रखा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो इसकी क्लास एक हो चुकी है। तो अगर जो आप कोई नया जुड़ रहा है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस जितनी प्रीवियस क्लासेस है उसको आप देखेंगे। देन इसको आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर। और आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम आज जानेंगे कम्युनिकेशंस के नेचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति। संप्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, गतिशील प्रक्रिया यानी डायनेमिक प्रोसेस। संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन को विचारों का आदान प्रदान, यानी कम्युनिकेशन को जो होता है वो विचारों का क्या है, आदान प्रदान है। ठीक है, संप्रेषण का संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक गतिशील कार्य है। ऑब्वियस सी बात है, संप्रेषण आप बोल रहे हो तो ये क्या है, एक गतिशील कार्य है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है। दूसरा है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, क्योंकि अब किसी भी में इंटरव्यू में या फिर किसी जॉब में और जो जाते हैं तो उसमें आप सीवी वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें आप जरूर लिखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, बेटर है। ठीक है, तमाम तरह की बातें होती हैं। संप्रेषण, देखिए ये संप्रेषण है, ठीक है, और नहीं है यहाँ पे। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव हैं। अवयव मतलब एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से? श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल, वादक कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल्स, लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल, पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल। ठीक है, सामान्य रूप से हम लेखन कौशल और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं। लेखन कौशल और पठन कौशल पर क्या देते हैं, अधिक बल देते हैं, यानी कि राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा हम लोग क्या देते हैं, बल देते हैं। जबकि वादक कौशल और श्रवण कौशल कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये सभी महत्वपूर्ण है लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो क्या, राइट एंड रीड पे देते हैं। ठीक है, हम लोग स्पीकिंग और लिसनिंग पे कम ध्यान देते हैं। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत आपको कम ही लोग मिलेंगे जो सबकी बात को सुनता है और बहुत कम बोलता है। मतलब बहुत कम बोलता है, यानी कहने का मतलब है कि जो अच्छा जैसे कि आप लोग लड़ाई करते हो तो सपोज करो अगर जो एक इंसान चुप हो जाए, एक इंसान चुप हो जाए तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो दूसरा इंसान होता है वो चुप रहे। ठीक है, तो वो बस सुनना एक धैर्य वाला काम है जो सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से? फर्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस, जिसको गतिशील प्रक्रिया भी बोलते हैं। डायनेमिक प्रोसेस, communication is considered to be the exchange of ideas. Communication is not a static act but a dynamic process. The exchange of information is a continuous process. Second है communication skill. Communication is a type of skill, ठीक है, which has 4 main components. कौन कौन से? listening skill, speaking skill, writing skill and reading skill. नेक्स्ट देख लेते हैं। और आप लोग जिन जिन लोगों का सब्जेक्ट जियोग्राफी है और आप लोग ऐसे लोगों को जानते हो जिनका सब्जेक्ट जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो उस जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को बताइए। और हम जो ज्योग्राफी का लेक्चर है वो बहुत ही डिटेल बेस्ड होने वाला है क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग।
क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है वो इनरोल कराएं अपना, और आपके जानने वाले जो इनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उनको वहां तक आप इस वीडियो को, मतलब ज्योग्राफी के वीडियो को, लेक्चर को शेयर करिए, ठीक है। In journal, we place more emphasis on writing skills and reading skills, while instrumental skill and listening skill are no less important. कहने का मतलब है कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि राइटिंग और रीड और राइटिंग हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो होता है ये कम इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। लेकिन जो लिसनिंग स्किल्स होता है वो उसको रखने के लिए, उस स्किल्स को रखने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। सर्वव्यापक, ऑल परवेजिव, ठीक है। निम्न स्तर के कार्मिक मध्यम स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। निम्न स्तर के कार्मिक मध्य स्तर के लिए, यानी निम्न स्तर के कार्मिक जो कर्मी होते हैं वो मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक इस सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज करिए एक छोटे क्लास का लेबर है, वो क्या करेगा, अपने सुपरवाइजर को बताएगा, और सुपरवाइजर क्या करेगा, वो अब इंजीनियर को बताएगा। कहने का मतलब है निम्न स्तर के कारीगर हो गए, ठीक है। उसके बाद से मध्यम हो गए सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर किसको बताएगा, इंजीनियर, इंजीनियर किसको बताएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर किसको बताएगा, जो उस कंपनी का मालिक होगा वो उसको, ठीक है। उच्च स्तर के अधिकारी तब इस पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार उच्च स्तर के अधिकारी मध्य स्तर के अधिकारियों के माध्यम से निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करते हैं, ठीक है। चौथा है द्विमार्गीय संदेश वाहन, टू वे स्ट्रीट, ठीक है। सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण को दो तरफा रास्ता भी कहा जाता है, यानी टू वे भी कहा जाता है। संप्रेषण को प्रभावी तभी माना जाता है जब प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक भी संप्रेषण, देखिए यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया का अंग हो, ठीक है। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक को अपने छात्रों से कोई प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है, तो शिक्षण प्रक्रिया को निरर्थक या अप्रभावी माना जा सकता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको आप समझा रहे हैं, लेकिन वो क्या समझ नहीं रहा है। मान लीजिए आप मैथ्स के फॉर्मूले उसको बता रहे हैं, या फिर मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो सॉल्व कर तो रहा है लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, यानी वो आप जब उससे बेस्ड किसी कोई और क्वेश्चन पूछते हैं उस सेम बेस्ड फॉर्मूले पे, तो वो बता नहीं पाता है, यानी वो अपना 100% दे नहीं पा रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो क्या, तो ये आपका जो टीचिंग प्रोसेस है ये निरर्थक माना जाएगा, अप्रभावी माना जाएगा। और सपोज करिए ये 100% गेन कर लेता है, तो आप कैसे भी उस नए क्वेश्चंस देंगे, कैसे भी डिजिट चेंज करके क्वेश्चन देंगे तो वो तुरंत कर लेगा, यानी आपका जो फीडबैक उससे मिलेगा वो आपको सेटिस्फाई कर देगा, और यानी आपका जो पढ़ाया हुआ है वो आपका सार्थक माना जाएगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। ऑल परवेजिव, ठीक है। लोअर लेवल personnel provide information or information to the middle level manager after transforming or summarizing this information transmits it to the higher level executive. Higher level official then take a decision on this. Similarly, higher level officers issue instruction to lower level officer through middle level officers. कहने का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। चौथा है टू वे स्ट्रीट, इन सिंपल लैंग्वेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टू वे स्ट्रीट। कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड effective only the feedback is also part of the communication process. Imagine that a teacher does not get any feedback or feedback from her student, then the teaching process can be considered redundant or ineffective, ठीक है। फिफ्थ है संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन कांस्टेंट
context and has relationship aspect। ठीक है, देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। संप्रेषण का अर्थ या संदेश इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप कहते हैं और कैसे कहते हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप या विनम्रता से संप्रेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक पानी के गिलास के लिए पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कृपया मेरे लिए एक गिलास का पानी लाइए। ठीक है, इसमें क्या है, विनम्रता है। मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। क्या मुझे एक गिलास पानी का मिल सकता है? क्या तुम मुझे पानी का एक गिलास दे सकते हो? यानी कि कहने का मतलब है वो उसको एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन उसके मांगने का वो जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। और ये जो तरीका है, इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो कम्युनिकेशंस है, इसमें अथॉरिटी आ जाएगी, पोलाइटली आ जाएगा। इसमें क्या होता है, विनम्रता, मतलब जैसे दबाव दे के, गुस्सा हो के, ये सब चीजें क्या हमारे बोलने के स्पीड पे, हमारे एक्सप्रेशंस पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, और हमारे वर्ड्स के फॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कथनों में संप्रेषण के विभिन्न संदर्भ हैं और उनके अनुसार अर्थ परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, जब आप बोलते हो कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से गुस्से हो, और ऐसे बोलो कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास लाइए, तो इसमें क्या है, आपका विनम्रता वाला भाव छुपा हुआ है। ठीक है, और ऐसे बोलते हो, मुझे एक गिलास पानी दो, तो इसका मतलब कि क्या आप दिखा रहे हो, आप अधिकृत रूप से दिखा रहे हो, यानी अथॉरिटी तरीके से बोल रहे हो, जैसे ऑर्डर टाइप में दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, छठा, समरूपता और अनुपूरकता। ठीक है, ये दोनों एक अच्छे संप्रेषणा के आदान प्रदान का अभिन्न अंग होते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है, और अन अनुपूरकता विशेषता में मतभेद को दर्शाती है, विशेषताओं में क्या करती है, मतभेद को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, यदि दो छात्र जो गणित में बहुत अच्छे हैं, उनके बीच एक अच्छा संप्रेषण होगा, यह समरूपता मानी जाएगी। दूसरी ओर, यदि दो छात्र में से एक छात्र गणित में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमजोर है, और दूसरा छात्र अंग्रेजी में अच्छा है लेकिन गणित में कमजोर है, वे एक दूसरे के बीच अच्छा प्रशंसनीय संप्रेषण कर सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की कमियों की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, और इसका मैथ्स वीक है और इसकी इंग्लिश वीक है। ठीक है, तो क्या मैथ्स में ये इसका हेल्प कर देगा और इंग्लिश में ये इसका हेल्प कर देगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब अच्छे से क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छे से एक दूसरे का क्या सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। The communication process always takes place in a certain context and related aspect. The same message can be communicated authoritatively or politely. For example, when asked for a glass of water, we can say, please bring me a glass of water. Give me a glass of water. Can I have a glass of water? Can you give me a glass of water? In all above statements, there are different contexts of communication and the meaning changes accordingly। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले ही आपको कि कैसे कैसे उसकी मीनिंग चेंज हो रही है, विनम्रता भी आ रही है, और गुस्सा भी आ रहा है, कभी क्या बोलते हैं वो, प्रेशर में, कभी ऑर्डर दे रहे हो, कभी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सब क्या वर्ड के फॉर्मेशन पे, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, symmetry and the complementarity, both these are an integral part of a good communication exchange. Symmetry refers to similarity and complementarity refers to difference in characteristics. For example, if two students who are very good at math, there will be a good communication between them. ठीक है, between them, this would be considered symmetry. On the other hand, if out of two students, one student is good in mathematics but weak in English, and the other student is good in English but weak in mathematics, they can have good, admirable communication between each other, as they can make up
फॉर ईच अदर शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, पहले भी मैंने बता चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां। संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कंटेक्स्ट। जैसे बैटसन के अनुसार, ये कौन थे बैटसन, यानी कि एक ये विद्वान थे, इनके अनुसार क्या है, बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। यानी बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ या संप्रेषण के संदर्भ में चार मुख्य आयाम होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग, वो चार मुख्य आयाम इन्होंने क्या क्या बताए हैं। पहला है भौतिक संदर्भ, फिजिकल कंटेक्स्ट। वह स्थान की भौतिक परिस्थितियों को संदर्भित करता है। यह उस जगह को दर्शाता है जहां पर संप्रेषण होता है, जहां पर संप्रेषण होता है। उदाहरणतया सम्मेलन कक्ष, शिक्षण कक्ष, खुली सभा इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि ये उस जगह को दिखाता है जहां पे ये संप्रेषण होता है, मतलब ये कम्युनिकेशन। जैसे कि सम्मेलन कक्ष हुआ, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हॉल, ठीक है, शिक्षण कक्ष हुआ जैसे कि क्लासरूम हो गया, खुली सभा, ठीक है, ये सब चीज क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है सामाजिक संदर्भ, सोशल कंटेक्स्ट। सामाजिक संदर्भ मुख्य रूप से निम्न के बारे में होता है। कौन कौन से, इसमें पहला और दूसरा करके दिया है। संदेश का अर्थ क्या लिया जाए, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक संबंध एवं भूमिका पर निर्भर करता है। दूसरा, समाज के मानदंड और संस्कृति भी इसमें निर्णायक भूमिका अदा करती है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्तियों का समूह यदि किसी विवाह समारोह में मिलता है तो उनका संवाद अनौपचारिक होगा। यदि कार्यालय में किसी मीटिंग में मिलता है तो वो औपचारिक होगा। यानी कहने का मतलब है, आप किसी शादी में जाते हो, सेम व्यक्ति है, अगर जो शादी में जाता है तो वो आपसे पारिवारिक संबंध है तो वो अनौपचारिक हो जाएगा। वो जो मीटिंग होगी आपकी, वो इनफॉर्मल होगी। लेकिन सपोज करो कि वो आपका कलीग है, और जब वो किसी ऑफिस में मिलेगा तो वो एज एम्प्लॉयर मिलेगा, तब आपकी जो मीटिंग होगी वो ऑफिशियल होगी और वो फॉर्मल होगी। ठीक है, देख लेते हैं इंग्लिश में। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कंटेक्स्ट। According to Batson, without context, word and action have no meaning. ठीक है, डायमेंशन इज, देखते हैं इन्होंने चार जो इन्होंने बताया है वो क्या क्या है। पहले तो इन्होंने ये बताया फिजिकल कंटेक्स्ट और सोशल कंटेक्स्ट। फिजिकल कंटेक्स्ट, it refers to the physical condition of the place. It refers to the place where communication take place. For example, conference room, teaching rooms, open meeting, etc. सोशल कंटेक्स्ट इज मेनली अबाउट, पहला और दूसरा करके कौन सा क्या क्या दिया था। व्हाट इज मीन टू बी द मैसेज, इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। एंड सेकंड क्या था, द नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो प्ले अ डिसीव रोल इन दिस। फॉर एग्जाम्पल, if a group of people meets in a marriage ceremony, their communication will be informal. If they meet in an office meeting, it will be formal. बता दिया है मैंने पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये तीसरा है। यह औपचारिक या अनौपचारिक, मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरण संबंधित विशेषताओं को संदर्भित करता है। यदि किसी दिन अध्यापक की मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो इसका प्रभाव कुछ हद तक शिक्षण पर पड़ना स्वाभाविक है। कहने का मतलब है, सपोज करो शिक्षक जो है, आपका टीचर है, उसके वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो गई है जिससे वो क्या, थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब कि कुछ ऐसा शोक समाचार उसको प्राप्त हो गया है, तो क्या उसका पढ़ाने में जो इंटरेस्ट, जो मोटिवेशन चाहिए, वो उतना मोटिवेशन उसका कम हो जाएगा, और उसका जो पढ़ाया हुआ उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका मन लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सामयिक संदर्भ, टेम्पोरल कंटेक्स्ट, यह संप्रेषण में उस संप्रेषण में समय तथ्य को संदर्भित करता है। जैसे सुबह में हम मुख्यतः जीवन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में
बात करते हैं। दिन के समय दिन के समय के दौरान व्यवसाय संबंधी पहलुओं पर इत्यादि के बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे आप लोगों ने अपने दादा दादी से सुना होगा कि सुबह सुबह भगवान राम का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर अल्लाह गॉड जिसको मानते हो उनका नाम लेना चाहिए, ठीक है। बाद में अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए अपने काम से जो भी करते हो, लेकिन शुरुआत जो होती है सुबह उठने से वो भगवान का नाम से ही करना चाहिए, ठीक है। ये सामायिक संदर्भ है, ठीक है। देख लेते हैं इंग्लिश में। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट इट रिफर्स टू एनवायरमेंटल फीचर्स लाइक फॉर्मल और इनफॉर्मल friend lines or unfriend lines, friendliness, etc. If someone, if someday the teacher's mood is not good, then it is natural to have some effect on the teaching. ठीक है। टेम्पोरल कंटेक्स्ट इट रेफर्स टू द टाइम फैक्ट इन कम्युनिकेशन लाइक इन द मॉर्निंग वी मेनली टॉक अबाउट द religious and spiritual aspect of life. During the daytime occupational aspect, let's talk about etc. यानी कि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। देखिए मैं इधर उधर की बातें करके आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक ही चीज को बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ताकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे। और जैसे कि बहुत जगह प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये सेम चीज को 1 घंटे 1.5 घंटे में आप देखोगे तो सेम चीज होती है। मैं 20 से 30 मिनट में इसको रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। और वो लोग तमाम तरह के लोगों का नाम लेते हैं, जैसे कि मैसेज वगैरह भी रीड करते हैं वो लोग कि इनका मैसेज आया, इनको मतलब रिप्लाई वगैरह। मैं ये सब नहीं करता, इसलिए जल्दी से जल्दी ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। हालांकि सेम चीज़ आपको अगर जो अदर प्लेटफॉर्म मतलब अदर जगहों पे देखोगे तो सेम चीज़ को 1 से 1.5 घंटे में ये लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं 20 से 30 मिनट में ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो प्रीशियस टाइम है वो ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। 8वां है सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। इससे संदेश के प्रेषक और प्राप्त ये देखिए प्रेषक और ये ये प्राप्त कारक वाला होगा, ठीक है। प्रेषक और प्राप्ताक, प्राप्त करने वाला, ठीक है। इससे संदेश के प्रेषक और प्राप्त के लिए बीच बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। यानी प्रेषक और जो जैसे दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या ये बेहतर समझ के लिए विकसित करती है, ठीक है। इससे प्रभावी संप्रेषण हेतु मानसिक सामंजस्य मेंटेनिंग ऑफ माइंड भी आवश्यक है। कम से कम ऐसा मंतव्य होना ही चाहिए। इसके अलावा प्रभावी संदेश हेतु दोनों के लिए तात्पर्य होना भी आवश्यक है। कहने का मतलब है कि अगर जो कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको भी उससे बात करने में इंटरेस्ट होगा, तभी उसकी बातें आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप बात करेगा कोई A to Z, आप पढ़ोगे क ख ग घ, तो कुछ उस संवाद का कुछ मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भाव प्रदर्शन। छठा है भाव प्रदर्शन, जेस्चर। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यह आवश्यक नहीं कि संप्रेषण यहाँ पे संप्रेषण सदैव मौखिक या लिखित हो, शारीरिक संकेत से भी संप्रेषण किया जा सकता है। जैसे कि किसी को घूर के देख लो तो वो लगता है कि हाँ वो व्यक्ति आप पे गुस्सा है, तो इसका कहने का मतलब है ये भाव प्रदर्शन जेस्चर है आपका। और बिना कुछ कहे आप उसको बता दोगे कि हाँ आप इस चीज से नाराज हो, ठीक है। 10th है संप्रेषण के विभिन्न प्रकार, कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। संप्रेषण औपचारिक या अनौपचारिक, मौखिक या गैर मौखिक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में देख लेते हैं। Common language. It helps in developing better understanding between the sender and receiver. ठीक है, receiver of the message. For its effective communication, the meeting of minds is also necessary
At least there should be such an intention. Apart from this, it is also necessary for a gift, both to have a gift of for an effective message. Ninth है gesture. Communication can also be organized through signals. It is not necessary that communication should always be oral or written. Communication can also be done by physical signs. पहले बता चुका हूँ, ठीक है। टेंथ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन? कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल, पहले भी बता चुका हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। देखते हैं कम्युनिकेशंस के टाइप्स देख लेते हैं। पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशंस, ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, टू टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन। कौन कौन से? इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम संचार को उन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत करते हैं जिन्हें संदेश संबोधित किया जाता है। पहला है इंट्रापर्सनल, यह अपने आप में अपने ही मन में बात कर रहा है। उदाहरण, नाटकीय कार्यों में अकेलेपन या सहायक है। कहने का मतलब है, देखिए आप इसमें कुछ एरर है। इंट्रापर्सनल का मतलब है जो व्यक्ति अपने मन से, मतलब खुद से ही बातें करता है, अपने मन में ही बातें करता है, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है पारस्परिक संचार, यह दो व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। यानी जब दो लोग बात करें तो ये क्या संदेशों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। यानी इसमें दो लोगों की रिक्वायरमेंट है, और इंट्रापर्सनल में सिर्फ एक लोग, एक खुद से ही वो बातें करते हैं, ठीक है, मन में ही। उदाहरण के लिए एक वार्तालाप, संवाद या साक्षात्कार जिसमें दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, ठीक है, करते हैं। एक लेखन अपने पाठ्य के साथ पारस्परिक रूप से संवाद करता है, जो लिखते समय लेखक के दिमाग में एक मूक श्रोता के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। एक पत्र भी एक पत्र भी लेखक और उस व्यक्ति के बीच पारस्परिक संचार का उदाहरण है जिसे यह लिखा गया है। यानी कि आप लोग एक पत्र भी लिखते हो और वो भेज देते हो, तो वो भी क्या है? एक पारस्परिक संचार का माध्यम है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। We classify communication record according to the number of person receivers to whom the message is addressed. First of all, intrapersonal communication. It is sticking to oneself in one's mind. Example are soliloquies or asides in dramatic works. ठीक है? Interpersonal communication, it is the exchange of message between two persons. For example, a conversation, dialogue, or an interview in which two persons interact. Other may also be present at the as an audience. ठीक है? An author An author communicates interpersonally with his reader, who is always present as a silent audience in the author's mind while he writes. A later, a later two is an example of interpersonal communication between the writer and the person to whom is written. कहने का मतलब है कि इंट्रापर्सनल खुद से बातें, इंटरपर्सनल दूसरे से बात है, मतलब कि दो लोग इसमें रिक्वायरमेंट है, और ऑडियंस भी हो सकती है, ठीक है। और आप जो एक लेटर भी लिखते हो किसी के लिए, तो वो भी एक क्या है? इंटरपर्सनल का एक मीडियम है, ठीक है। नेक्स्ट है समूह संचार। यह किसी संगठन, क्लब या कक्षा जैसे छोटे या बड़े समूहों में हो सकता है, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। जनसंचार, यह तब होता है जब संदेश लोगों के बड़े समूह को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो। इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति एक चेहरा विहीन व्यक्ति बन जाता है, जिसके पास व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के लिए लगभग कोई अवसर नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपको जो न्यूज़ पसंद आती है या फिर जो उसमें न्यूज़ आती है, हेडलाइंस वगैरह आती है, आप उससे गुस्सा हो, खुश हो,
उसको प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, यानी कि जो आपके सामने आप जहां से वो संदेश ले रहे हो उसको आप वर्चुअली जानते हो, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और वर्चुअली भी खुद तक ही वो आपकी संचार सीमित रहेगी। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। Group communication. It can be among small or large groups like an organization, club, or classroom, in which all individuals retain their individual identity. Mass communication. It occurs when the message is sent to large group of people, for example, by newspaper, radio, or television. In this process, each person becomes a faceless individual with almost no opportunity for personal response और फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्या है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब इन दोनों में अंतर क्या होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये मीटिंग इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऑक्यूज व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी खुद से जब ये बातें करता है तब क्या होता है, इंट्रापर्सनल होता है। और इंटरपर्सनल कब होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियंस ईटीसी बिटवीन टू पर्सन। और ये जब दो पर्सन के बीच में बातचीत होती है तो क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। नेचर, it happens in the form of seeing, sensing, thinking, perception, evaluating, and interpreting within oneself। मतलब एक जो व्यक्ति है वो क्या ये सब चीजें खुद से एक्सपीरियंस करता है, ये किसी के ऊपर नहीं, यानी कोई दूसरा नहीं होता, वो खुद पे ही ये सब चीजें अनुभव करता है, तब इसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल बोलते हैं। इंट्रापर्सनल कब बोलते हैं, सॉरी इंट्रापर्सनल बोलते हैं। अब इंटरपर्सनल किसे कहते हैं, इसमें अंतर देख लेते हैं। It happens in the form of exchanging and sharing of information or ideas between two person। ठीक है, यानी कि इसमें जो आइडियाज, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन होता है वो दो लोगों के बीच में क्या करता है, मूव करता है। थर्ड है पर्सन इन्वॉल्व, ओनली द कम्युनिकेटर इन्वॉल्व इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटर यानी कि जो व्यक्ति होगा वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व होगा, अन्य कोई नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टू पर्सन और इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडिया और चैनल। इसके लिए इंट्रापर्सनल के लिए कोई मीडिया और चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब खुद से आप बातें करते हो तो ना आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी, ना इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और ना किसी फोन की जरूरत पड़ेगी, ना ही टेलीविजन की जरूरत पड़ेगी। यानी जब आप खुद से ही बातें कर रहे हो तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें मस्ट यूज वर्बल और नॉन वर्बल मीडिया। लेकिन आपको अगर जो मास्क जैसे कि बहुत लोगों तक ये बातें पहुंचानी है दूसरे लोगों, तो आप इससे चाहो तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हो, टीवी पे, रेडियो पे, मतलब तमाम तरह की ये सब क्या है, ये जो माध्यम है आप इससे करा सकते हो। ठीक है, यानी इसके लिए ये चीज़ आवश्यक है। इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन डज नॉट गो बियॉन्ड पर्सनस माइंड्स। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे लोगों के दिमाग में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है, दूसरे लोग मतलब इसको नहीं जान पाते, क्यों, क्योंकि इसमें इंसान खुद से ही बातें कर रहा होता है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन गो फ्रॉम वंस माइंड टू अनदर माइंड। लेकिन इसमें इंटरपर्सनल में क्या होता है कि इसमें दो लोग होते हैं, आपकी बातें दूसरे के दिमाग में जाती हैं, दूसरे की बातें आपके दिमाग में आती हैं। ठीक है, विजिबिलिटी, इट इज इनविजिबल, और ये जो है इनविजिबल होता है। इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो इनविजिबल होता है। क्यों, क्योंकि जब आप खुद से बातें कर रहे हो तो आपको लिखित में नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसको सेंस कर पाओगे बस। ठीक है, इट इज विजिबल इन नेचर, और ये जो है विजिबल होता है कैसे, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर मिल गया आपको, किसी को आप क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, वो भी क्या है, इंटरपर्सनल है। तो ये सब चीजें क्या है, आप इसको फील कर पाओगे, इसको छू पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पारस्परिक संचार के सात तत्व क्या हैं। ठीक है, पारस्परिक प्रक्रिया के
मतलब संचार प्रक्रिया के 7 प्रमुख तत्व देख लेते हैं। कौन? प्रेषक, विचार, एनकोडिंग, संचार चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और प्रतिक्रिया। ये 7 चैनल क्या है, मतलब 7 तत्व हैं इसके, किसके? संचार के। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के 5 तत्व क्या हैं? ठीक है। संचार विशेषज्ञ लियोनार्ड सेडलेस्की संचार प्रक्रिया के 8 बुनियादी घटकों के माध्यम से इंट्रापर्सनल संचार की जांच करते हैं। यानी नौसोद 40वीं जाकर बनल प्रतिक्रिया, पर्यावरण, संदर्भ और हस्तक्षेप। देखिए ये सब चीजें हैं लेन देन के रूप में, ठीक। लेकिन सभी बातचीत व्यक्ति के भीतर होती हैं। इंट्रापर्सनल में आप, मैंने पहले ही बताया कि ये सभी चीजें जो होती हैं ये व्यक्ति के भीतर होती हैं, यानी खुद से ही होती हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। What are the 7 elements of interpersonal communication? 7 major elements of communication process are sender, ideas, encoding, communication channel, receiver, decoding, and feedback. What are the 5 elements of intrapersonal communication? Communications expert Leonard Sadelsky examines intrapersonal communication through the 8 basis components of the communication process. Example: source, receiver, message, channel, feedback, environment, context, and interference. ये सब चीजें, इसी चीज का ये क्या दिया गया, ये सब हिंदी में, संस्कृत में दिया गया है, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये हिंदी में है, तो इसको मत याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा है। ये सब अटपटा है, इसको मत याद रखिएगा आप लोग, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सोर्स, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक, एनवायरनमेंट, कंटेक्स्ट एंड इंटरफ्रेंस, ठीक है। As a transactional, but all the interaction occurs within the individual, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।